आज जो बात करना है वो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करनी है। इसके पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दो तीन बातें पता होनी चाहिए। एक तो स्ट्रक्चर किडनी का पता होना चाहिए, जो पीछे अपन ने डिस्कस कर लिया। दूसरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो बातें पता है फिर आपको बात समझ आ जाएगी। उसके साथ साथ आपको थोड़ी जरूरत पड़ती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी, क्योंकि फिर पैसेज ऑफ यूरिन भी हम देखते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम भी याद रखना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर वर्ड समझ आ रहा होगा, ग्लोमेरुलस से बात ही ली गई है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं इसको अपन हम आगे एक एक करके देखते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखो, नंबर 1 ये है ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। जब भी ग्लोमेरुलस से ब्लड का जो प्लाज्मा वाला कंपोनेंट है, ब्लड फिल्टर होके इधर बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाए, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अलोंग विद नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ। उसके साथ साथ जब भी ये इधर फिल्टर होके आता है, इसको बोला जाता है फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में नाइट्रोजनस वेस्ट तो होता ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं। उस यूजफुल न्यूट्रिएंट को फिर से ब्लड में ऐड करना होता है। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करा गया है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आपने देखा था, इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड करके पूरे रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर से जो ये यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द फिल्ट्रेट है वो ब्लड में ऐड होना, दैट इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप क्या है? ये फिल्ट्रेशन। दूसरा ये रीअब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में, यहां देखो ब्लड यहां पे फिल्टर हुआ। जरूरी नहीं होता है कि सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट या हम कहें कि वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर आउट हो जाए। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ ब्लड में जो बच जाते हैं, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में आ गए डायरेक्ट, इनको फिर से इधर फिल्ट्रेट में ऐड करना, दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तीनों डायग्राम को एक बार, इस डायग्राम में तीनों प्रोसेसेस को एक बार फिर से ध्यान से देख लो। अगर ये एरो याद रहा, एरो का डायरेक्शन याद रहा, किधर से क्या मूव हो रहा है, तो आपको आगे मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होएगी। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड फिल्टर आउट होके बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में जाए। जो फिल्ट्रेट में यूजफुल मटेरियल है वो कहाँ जाए? अगेन ब्लड का पार्ट बने, दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो ब्लड में हार्मफुल केमिकल्स बचे हुए हैं, जो फिल्ट्रेशन से नहीं पास आउट हो पाए, वो फिर से इधर फिल्ट्रेट में ऐड करना, दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट होता है यूरिन फॉर्मेशन। अब पहला स्टेप देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। इसमें जो आपका ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, उससे ब्लड हमारा फिल्टर आउट होता है। अब फिल्टर आउट होने से पहले एक बात आप याद रख लो इसको, ये जो बोमैन कैप्सूल था, बोमैन कैप्सूल में एंटर करता है कौन? अफरेंट आर्ट्रियोल। कौन एंटर करता है? ये अफरेंट आर्ट्रियोल। और इधर से बाहर जाता है कौन? इफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल में एक रिलेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम हो रहता है, हमेशा ये ध्यान रखना है। किसका डायमीटर ज्यादा होता है? अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा, किसके कंपैरिजन में? इफरेंट आर्ट्रियोल के कंपैरिजन में। ये डायमीटर का रिलेशन याद रहेगा तो आगे बात समझ रहेगी आपको। तो एक रिलेशन ये याद रखना है। जरा एक पिक्चर में देखो, आपको यहाँ समझ आ जाएगा कौन सा आर्ट्रियोल है, वो आपको इन डायग्राम्स में ये बात आप देख के बता सकते हो। जैसे यहाँ देखो, इसमें उतनी क्लियरिटी नहीं है, इधर देखो, ये इसमें आपको 2 आर्ट्रियोल दिखाया गया, ये और ये।
किसका डायमीटर ज्यादा है? इसका डायमीटर ज्यादा है तो ये अफरेंट आर्टरियोल है, इसका डायमीटर कम है तो ये इफरेंट आर्टरियोल है। तो आपको पिक्चर में देख के ही आपको पहचान आ जाएगा कि डायमीटर जिसका कम वो इफरेंट, जिसका डायमीटर ज्यादा वो अफरेंट है। और एक पिक्चर देख लो, यहां भी लगभग वही है, इधर देखो, इसमें आपको पहचान आ जाएगा। ये अफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। डायमीटर किसका ज्यादा? अफरेंट आर्टरियोल का। तो आपको पिक्चर में कभी ऐसे आर्टरियोल पहचानने की भी, लेबलिंग पे भी सवाल बन सकते हैं, तो आपको डायमीटर ध्यान रखना है। डायमीटर किसका ज्यादा होता है? अफरेंट आर्टरियोल का। और डायमीटर कम किसका होता है? इफरेंट आर्टरियोल का। ठीक है, अब देखो, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला जाता है ये आपको समझना है एक्चुअली ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा का, प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है, बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में जाता है। लेकिन जो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है, या जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहेंगे इधर, फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है वो कई लेयर से बनी हुई है। कौन कौन सी लेयर है? ये 3 लेयर्स हैं। एक तो एंडोथीलियम ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है, वो एंडोथीलियम उसकी लेयर है। दूसरा एपिथीलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, इस एपिथीलियम का जो कॉम्पोजिशन है वो किससे बना हुआ है? पोडोसाइट सेल से बना हुआ है। एक लेयर इसकी हो जाती है, और इन दोनों लेयर के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मटीरियलिस्टिक लेयर है। और ये मटीरियलिस्टिक लेयर बना होता है कोलेजन फाइबर प्लस प्रोटीन से। किससे? कोलेजन फाइबर प्लस प्रोटीन से। अब इन तीनों मेम्ब्रेन्स को यहां देखो, पहली मेम्ब्रेन आपको दिख गई होगी, एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम है, पोडोसाइट सेल्स हैं। इसमें देखो ये फिल्ट्रेशन स्लिट आपको दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद बीच में उसके अंदर जाओगे तो पहले ये एंडोथीलियम देख लो, ये ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम है। वैसे ही एंडोथीलियम में छोटे छोटे फाइन पोर्स होते हैं, वो डिनोट करा गया है। ये एंडोथीलियम की सेल्स होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बना होता है। एंड उसके बीच में ये मटेरियल का लेयर है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा ध्यान रखना, कोलेजन फाइबर और प्रोटीन से बना हुआ ये मेम्ब्रेन है। तो जब भी ब्लड को फिल्टर होना होता है तो ब्लड इन्हीं तीनों लेयर्स को क्रॉस करता है, इधर से इधर क्रॉस करता है और बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आता है। 3 लेयर को क्रॉस करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है। फिल्ट्रेशन स्लिट बना के रखता है और इधर ये फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली। अब आगे देखो, ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली, ब्लड जो 3 लेयर से फिल्टर हो रहा है तो वो बहुत फाइनली फिल्टर आउट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे चाय फिल्टर कर रहे हैं, चाय के भी अलग अलग फिल्टर्स आते हैं। वो सीव जो होती है, एक सिंगल लेयर वाली आती है, डबल लेयर वाली आती है। सिंगल लेयर में फिल्टर करके दोगे तो वो चाय के कप में नीचे आपको चाय पत्ती मिल सकती है, मिलती है, लास्ट वाला सिप पीता ही नहीं कोई, छोड़ देता है कि चाय पत्ती फिर खानी पड़ेगी। अगर वही थोड़ी सी अच्छी फाइन सीव है तो वो नहीं आता। उसको सबको हटाने के लिए अब आ गया क्या, वो अपने चाय पत्ती के पैक्स आने लगे, पाउच छोटे छोटे आने लगे। अब सीधा उसमें डिप कर लो, अपने हिसाब से कलर दे के खा जाओ, पी जाओ, खा तो क्या ही जाओगे। तो फाइन फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 3 लेयर से फिल्टर होता है ब्लड, और तीनों लेयर का सीक्वेंस याद रखना है। इधर देख लो तीनों लेयर को, आपने एक बार डायग्राम पे देखो, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। क्या हो गया, हमने मान लिया कि बोमेन कैप्सूल है, इसमें एक लेयर आपकी हो जाएगी कौन सी, किसकी, ये कैपिलरी की। एक ही मैं कैपिलरी अगर बनाऊं तो एक कैपिलरी की लेयर हो गई, और उसके बाद ये रेड वाला आपका लेयर मान लो, ये तो आपका है ही है, पोडोसाइट की लेयर है, ये पोडोसाइट वाली लेयर है। ठीक है, इसके बीच में एक लेयर और है,
वो लेयर अपन ने ये बना ली, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब जो ब्लड इस कैपिलरी में आ रहा है, अफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है, इस ब्लड, इसमें जो ब्लड आ रहा है, तो उसको क्रॉस क्या क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा ये वाली मेम्ब्रेन ब्लड वेसल की, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर पोडोसाइट, और वो ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे पहुंचता है बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में। तो 3 लेयर से फिल्टर हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर बहुत फाइन फिल्ट्रेशन है। ठीक है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बात समझ आ गया। इसका नाम बोलो, क्या रखोगे? क्या रखोगे? एंडोथीलियम ऑफ क्या? कैपिलरी, या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये वाली रेड वाली लेयर कौन सी हो जाएगी? एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये बीच में आपकी जो येलो लाइन है, ये क्या, कौन सी लेयर हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों लेयर आप दिमाग में पिक्चर बनाओ, और इसी से फिल्टर आउट होता है हमारा ब्लड। ठीक है, इसलिए बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हम रीजंस पे आते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पहले यहाँ पे कुछ मीनिंग लिखा हुआ है, वो देखते हैं, कुछ और बातें आपको समझनी है। देखो, ब्लड इज filtered so finely through these membrane at almost all constituent of the plasma except protein pass onto the lumen of Bowman's capsule। प्लाज्मा का लगभग सारा का सारा कंपोनेंट पास कर जाता है इन मेम्ब्रेन्स को। जो लार्ज साइज के प्रोटीन है उनको छोड़ दिया जाए तो छोटे साइज के मींस एमिनो एसिड्स या छोटे स्मॉल साइज के प्रोटीन भी क्रॉस कर जाते हैं और बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है। Therefore, it is considered as the process of ultrafiltration, and प्लाज्मा जो है वो फिल्टर आउट होके फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसको फिर बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ल्यूमेन में आ गया फिल्टर आउट होके प्लाज्मा का पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के लिए ये एक वर्ड याद रखना, इट इज अ प्रोटीन लेस प्लाज्मा। ब्लड सेल्स तो क्रॉस करेंगी नहीं, ब्लड सेल एक क्रॉस करती भी है तो वो कैपिलरी को क्रॉस करती है सिर्फ। अगर सिर्फ कैपिलरी होता तो डब्ल्यूबीसी क्रॉस कर जाती। डब्ल्यूबीसी क्रॉस करती है, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी होता है कि नहीं होता? होता है। तो वहां पे क्या है? कैपिलरी को क्रॉस कर सकती है, लेकिन कैपिलरी के अलावा यहाँ पे क्या क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम भी है, तो इसलिए डब्ल्यूबीसी भी यहाँ क्रॉस नहीं कर पाता। मतलब ब्लड सेल कोई क्रॉस नहीं करता, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो। प्लाज्मा जो है वो क्रॉस करता है, उसमें भी प्रोटीन कंपोनेंट उसका पास नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, और लगभग जितना प्लाज्मा आता है किसमें? ग्लोमेरुलस में, उसका 20% प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। जितना भी प्लाज्मा किधर आता है? इधर ग्लोमेरुलस में। इस ग्लोमेरुलस में जितना प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा किसके साथ आएगा? ब्लड के साथ आएगा। जितना प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा का 20% पार्ट जो होगा वो क्या कर जाता है? फिल्टर आउट होके इधर बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है। अब एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि 1 मिनट में, अभी एग्जांपल क्या लेना, अभी आगे आपको यही पढ़ना है। ये देखो, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट। 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनी बनाता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेट समझ रहे हो? फिल्ट्रेट किसको बोलेंगे? जो ब्लड फिल्टर आउट होके यहाँ पे आ जाता है, जो इसका कंपोनेंट, उसको क्या बोलोगे? फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट कहा जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाएगा। अब 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट किडनी बना दे रहा है, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसको क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे दिया हुआ है, GFR इन अ
हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। एक मिनट में आपकी किडनी कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना देती है? 125 ml। और एक दिन में कितना बना देगी? 180 लीटर। तो आप कहोगे सर हमारे पास तो 3-4 लीटर तो ब्लड है, 180 लीटर कहाँ से आ गया? यही आएगा दिमाग में सवाल। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आने से पहले ये भी आना चाहिए कि आपका डबल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो 180 लीटर पर डे के हिसाब से आप सोचो इतना फिल्ट्रेट बन जाता है, इतना फिल्ट्रेट बनता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट से आपको ये बात समझ आएगी कि 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे कैसे बनता है। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड हमारा फिल्टर करा जाता है पर मिनट एक किडनी के द्वारा। कितना? 1100 से 1200 ml ब्लड एक किडनी एक मिनट में फिल्टर कर देती। मैं मान लेता हूं 1200 ml ब्लड वो फिल्टर कर रही है, एक किडनी पर मिनट। ये कितना है? पर मिनट। तो आपने पढ़ा था कि ब्लड ये क्या है? ml ब्लड है। ये बात आपको पता है कि ब्लड का कितना पार्ट, प्लाज्मा कितना पार्ट बनाता है? 55%। तो 1200 का 55% प्लाज्मा होगा, तो 55% निकालो इसका। 60 ml प्लाज्मा होगा इसमें। ये क्या है? 660 ml प्लाज्मा होगा 1200 ml ब्लड में। अब इस जितना प्लाज्मा किडनी के पास जाता है उसका 20% तो वो फिल्टर कर देता है। कितना परसेंट? 20% फिल्टर करके बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में भेज देता है। तो 660 का निकालो 20%, 132 या 130 ml जो प्लाज्मा है वो फिल्टर आउट हो जाता है। यही तो फिल्ट्रेट है। और यही वैल्यू आपको देखो यहाँ पे लिखी है, लगभग 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट हमारी किडनी, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो 125-30 ml पर मिनट होता है। तो इतना ब्लड किडनी में एंटर करता है, उसके साथ इतना ब्लड एंटर करने का मतलब है कि 660 ml प्लाज्मा एंटर कर रहा है। 660 ml प्लाज्मा का 20% जो फिल्टर आउट हो जाएगा वो लगभग 130 ml के आसपास होता है। 125 से 130 ml के आसपास फिल्ट्रेट बन जाता है पर मिनट। अब बात समझ आई कि जो आपका फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट वो कैसे आता है। अब सुनो इधर, ये जो एक मिनट में किडनी को ब्लड फ्लो होता है इसको बोला जाता है रीनल ब्लड फ्लो। क्या बोलेंगे? रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। इस रीनल ब्लड फ्लो का मतलब है कि 660 ml प्लाज्मा फ्लो कराना, और इसको बोला जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। इसी पर डिपेंड करता है फिल्ट्रेशन रेट। यहां पे देखो वही स्टेटमेंट लिखा है, आगे देखना, विच कंस्टिट्यूट roughly 20 to 25% of the blood pumped by the each ventricle। अच्छा ये भी आपको बात याद रखनी है, जो 1100 से 1200 ml ब्लड आपका किडनी के पास आता है हर मिनट में, वो टोटल जो ब्लड आपका स्ट्रोक वॉल्यूम था, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? 70। कार्डियक आउटपुट लगभग कितना हो जाता है? 5 लीटर पर मिनट। कितना है? 5 लीटर है। तो 5 लीटर का लगभग 1 लीटर से ज्यादा तो किडनी को पंप कर दिया जा रहा है। 1 लीटर से ज्यादा तो किडनी को पंप कर दिया जा रहा है। तो वो 20 से 25% तो हो गया ना। तो 20 से 25% ब्लड किडनी को पंप कर देता है। जो वेंट्रिकल से जो टोटल ब्लड पंप किया जा रहा है उसका 20 से 25% ब्लड कहाँ जाता है? किडनी के पास। अब वो किडनी उसको फिल्टर करेगा एंड पर मिनट, जिसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एंड ऑफ दिस, जिसमें से आपका क्या होगा? 650 ml प्लाज्मा होता है, जो कि 55%, वो अपन ने यहाँ पे 660 के आसपास आया है।
है ना। एंड 655 ml जो बना प्लाज्मा, दैट इज अ रीनल प्लाज्मा फ्लो, एंड अबाउट 20% प्लाज्मा इसका फिल्टर कर दिया जाता है नेफ्रॉन के थ्रू दोनों किडनी से पर मिनट में। तो 125 ml आपका जो ml फिल्ट्रेट बनेगा, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा आपका, 125 ml, 625 ml प्लाज्मा आता है, उसका 125 ml ये फिल्टर आउट कर देता है, तो 1/5 का फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बन जाता है आपका। 1/5 का क्या बनेगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बन जाता है। अब इस फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस पे हम बात करेंगे। किन रीजन से ये फिल्ट्रेशन इतना हो पाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिटरमाइन करता है 3 प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को 3 प्रेशर कंट्रोल करते हैं। पहला प्रेशर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड थर्ड वन इज द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन तीनों प्रेशर को अपन को समझना है। पहला जो प्रेशर है वो आपको समझ आ चुका है, बस एक बार आपको बताने की जरूरत है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कॉज करा जाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। ये अफरेंट आर्ट्रियोल देख रहे हो और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है। इसका डायमीटर ज्यादा है तो मतलब इनकमिंग ब्लड जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में एंटर करेगा, किधर, ग्लोमेरुलस में। लेकिन जो जाने वाला ब्लड होगा वो कम पास आउट होगा। तो ये ब्लड जो एंटर कर रहा है ज्यादा वॉल्यूम के साथ एंटर कर रहा है और पास आउट कम हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जरा इसको देखो, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डायरेक्शन किधर होगा। यहां पे भी आपको एरो ही समझना है। अगर एरो समझ आ गया तो फिर बात आपकी पूरी हो जाएगी। मैं इसलिए पूरा एक बार इरेज कर दूं जो इस पिक्चर का एरो। पहला प्रेशर कौन सा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड का जो एंट्री है वो ज्यादा होगा, आउटगोइंग कम है, तो यहां इस डायरेक्शन में प्रेशर काम करेगा। ये वाली एरो देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर किधर होगा, इधर होगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। और यही मेन प्रेशर है फॉर द फिल्ट्रेशन। यहां पे देखो ये बात क्या लिखा हुआ है इसके लिए, इज द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल एंड इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स कॉजेज फिल्ट्रेशन। ये बात याद रखना, यही मेन प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन का रीजन है। इसका जो वैल्यू है दैट इज द 60 to 75 mmHg। ये थोड़ा सा वैल्यू ध्यान रखने की जरूरत है। जो आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है, कितना, 60 to 75 mmHg। अब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो समझो। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर is the osmotic pressure created in blood of glomerular capillaries due to plasma protein। जब यहां से ब्लड फिल्टर हो जाएगा, ब्लड का कौन सा पार्ट, प्लाज्मा वाला कंपोनेंट इधर ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट होके इधर आ जाएगा बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में, तो यहां पे कौन सा पार्ट बचेगा ब्लड का, सल्यूट वाला पार्ट बचेगा, ब्लड सेल्स बचेंगे। और जो प्लाज्मा में प्रोटीन है, आयंस तो लगभग फिल्टर हो जाते हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे मेनली बचे होते हैं कैपिलरी में जो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो एज अ सल्यूट काम करता है। और वो जो सल्यूट है, अपन ने ऑस्मोसिस की बात करी है। ऑस्मोसिस में एक बात आपको एक बार मैं याद दिला दूं, जब हम किसी कंटेनर में वाटर लेते हैं और एक सेल ले लिया, सेल का जो सॉल्यूशन है इसमें अगर सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कौन सा, सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वाटर ऑटोमेटिकली एंटर करता है, वाटर अपने आप एंटर करता है, क्योंकि जो इसकी बाउंड्री है, जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है।
या सेलेक्टिव परमेएबल होती है तो पानी को एंटर करने देगा, क्योंकि आप यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, ग्लोमेरुलस में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो प्लाज्मा का मतलब वाटर कंटेंट बाहर आ गया, तो क्या बढ़ेगा, सोल्यूट तो बढ़ेगा। सोल्यूट तो बाहर आया नहीं, सोल्यूट तो वो ग्लोमेरुलस में ही रह गया, कैपिलरी में ही रह गया, वो बढ़ रहा है। तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है कि जो वाटर फिल्टर आउट हो रहा है ना, वो फिर से कैपिलरी में एंटर करने की टेंडेंसी क्रिएट करता है। कौन, जो सोल्यूट है, जो उस ब्लड का सोल्यूट है, प्लाज्मा प्रोटीन है। तो एक प्रेशर इधर भी काम करता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो फिर से कैपिलरी में एंटर करने की भी टेंडेंसी रखता है। थोड़ा प्रेशर है, इसकी वैल्यू जरा देखो, ये प्रेशर होता है कितना, लगभग 30 से 32 mmHg एंड इट अपोजेस द फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन का डायरेक्शन है कि ब्लड हमारा बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में जाए, उसको अपोज करता है। उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखो यहाँ पे लिखा है एंड रजिस्ट द फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन को रजिस्ट करता है, रोकता है, मतलब ये नलीफाई करता है फिल्ट्रेशन को, जिस रेट से फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब मान लो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ब्लड का प्लाज्मा पास आउट हो जाए, वही प्लाज्मा फिर से ब्लड में आ रहा है तो नलीफाई कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर उसको नलीफाई करता है। और सेम बात यही है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात क्या है ये भी समझ लो। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉज्ड बाय फ्लूइड दैट रीचेज इनटू द बोमेन कैप्सूल। अब ये क्या दिक्कत होती है यहाँ पे, यहाँ देखो बोमेन कैप्सूल का जो ल्यूमेन है वो एक लिमिटेड वॉल्यूम होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भरता जाएगा। ये भरेगा कि नहीं भरेगा, ये भरता जाएगा। और ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वो आने वाले फिल्ट्रेट को अपोज करेगा। जैसे आप देखो कोई किसी बर्तन में जब हम पानी भरते हैं तो एक टाइम के बाद वो बाहर आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ एक ये पैक्ड वॉल्यूम है, पैक्ड एरिया है, तो इसमें जितना फिल्ट्रेट आएगा एक टाइम के बाद जैसे जैसे ये पूरा वॉल्यूम भरने लगेगा तो ये अपोज करने लगता है फिल्ट्रेट को, अगेन इस डायरेक्शन में प्रेशर एक एक्सर्ट करता है, जिसे हम बोल देते हैं अपना क्या, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसका वैल्यू बहुत कम होता है, 10 से 18 mmHg एंड इट ऑल्सो रजिस्ट द फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन की वजह बनता है, ये दोनों फिल्ट्रेशन को रजिस्ट करते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है फिल्ट्रेशन के, ठीक है। तो जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन है वो किस वजह से होता है वो देखो। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहाँ से बनता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है एक्चुअली वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे बनता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस कर देना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों रजिस्ट करते हैं, ये फिल्ट्रेशन को रोकते हैं, इन दोनों को माइनस करो। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 60 to 75 mmHg थी और इसको जोड़ दोगे तो कितना प्रेशर मिलता है, लगभग बचता है 10 से 25 mmHg का प्रेशर बचता है। और यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नई बात समझ आई। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाए तो प्रेशर जो फिल्ट्रेशन है वो होगा, नहीं होगा। कितनी हो जाए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मान लो कि इसका प्रेशर यहाँ पे पहुंच जाए, मैं अभी आपको एक कंडीशन दे देता हूं कि चलो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20 से 30 mmHg हो गया तो फिल्ट्रेशन होगा, बताओ। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसमें से आपको माइनस ही करना है 32 प्लस 18 कितना कितना हो जाएगा, हाजी बोलो। 50 mmHg का प्रेशर तो रजिस्ट करता है और आपके पास प्रेशर ही है मैक्सिमम 30 mmHg का, तो रजिस्ट करेगा -20 आ जाएगा,
mmHg का प्रेशर आ जाएगा, तो ये फिल्ट्रेशन होने ही नहीं देगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर काम करेगा। इसलिए जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होती है, ज्यादा रखनी पड़ती है। और ये रखने के लिए दो एडॉप्टेशंस होते हैं। एक एडॉप्टेशन तो आपने देख लिया कि डायमीटर में डिफरेंस है, नॉर्मली यही काम करता है। जब फिल्ट्रेशन नहीं होता है या फिर एडवर्स कंडीशन, पानी या हम नहीं पीते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा के इस प्रेशर को मेंटेन करा जाता है कि जिससे फिल्ट्रेशन चलता रहे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, रीनल का जो ब्लड फ्लो है वो उसका भी प्रेशर बढ़ेगा, रीनल प्लाज्मा का भी प्रेशर बढ़ेगा, और रीनल प्लाज्मा का प्रेशर बढ़ा तो आपको ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा। जो कि आप डायमीटर से अचीव करते हो वो प्रेशर से अचीव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रेशर के बारे में इतनी बात